हे एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम है आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। सो वी वर डूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर NHM CHO एग्जाम एंड दिस इज़ अ पार्ट थर्ड ऑफ द सीरीज़। एंड इससे पहले CHO एग्ज़ाम के लिए मैंने वीडियोस क्रिएट करी थी एंड उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। एंड इसके साथ साथ अगर आपको इस चैनल की वीडियोस का कंटेंट अच्छा लग रहा है, देन फॉर माई सपोर्ट यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर द वीडियो एंड यू कैन शेयर योर फीडबैक इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, सो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। And the first question is, in the following, which one is both endocrine and exocrine gland? So the answer of this question is, the options are pancreas, thyroid, adrenal and pituitary gland. And the answer of this question is option A, pancreas. So the pancreas act as a exocrine gland as well as endocrine gland. Okay. So what is endocrine and what is exocrine? So endocrine glands are also known as the ductless gland. Okay, so these glands don't have any duct and जो इनके hormones होते हैं रिलीज करते हैं ये gland hormones, these hormones directly release into the blood stream. Okay, so जो mostly secretions होती हैं endocrine gland की वो hormones ही होती हैं और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं दीज ग्लैंड हैव डक्ट। ओके, वो डक्ट एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, वन और मोर डक्ट्स एंड थ्रू दीज डक्ट्स दे ट्रांसपोर्ट द secretions टू द surface ऑफ द टारगेट सेल और द टारगेट ऑर्गन्स। ओके, सो दीज आर दी मेन डिफरेंस। और कैसी secretions होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की? इनमें से आयंस हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, एंजाइम हो सकते हैं। सो अभी जो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है? बिकॉज द पेनक्रियाज secretes the enzymes. ओके, ये एंजाइम secrete करता है so that for the breakdown of the protein, lipids and the carbohydrates. And when it functions as an endocrine gland, then pancreas secrete the two hormones mainly. Okay, first hormone is insulin and second hormone is the glucagon, so that to control the blood sugar level throughout the body. So that's why pancreas is both exocrine and endocrine gland. So the answer of this question is option A. Okay, so the next question is, a woman's serum and urine will be test positive for HCG. So what is HCG? It is a human chorionic gonadotropin hormone in all the conditions except, so options are pregnancy, ectopic pregnancy, vesicular mole और post hysterectomy. So इनमें से कौन सी कंडीशन में HCG लेवल पॉजिटिव नहीं होगा? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोस्ट हिस्टेरेक्टमी। अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो, अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो और वेसिकुलर मोल हो, देन इन सारी कंडीशन में HCG लेवल पॉजिटिव हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है इन सीरम एज वेल एज इन अ यूरिन। सो हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, पोस्ट हिस्टेरेक्टमी। ओके, so the next question is the from the immunity, the transmission of maternal antibodies to the unborn child through the placenta is an example of active immunity, passive immunity, humoral immunity और हर्ड इम्यूनिटी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन। सो दो टाइप से आप इसको क्लासीफाई करके पढ़ती हो, एक होती है एक्टिव एंड सेकंड होती है पैसिव इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी आपको इन्फेक्शन होने के बाद मिलती है दैट इज द एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी आपको वैक्सीनेशन से मिलती है दैट इज द एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जैसे कि अभी हमें कोविड वैक्सीनेशन के शॉट लगे थे, सो दैट इज द एक्टिव एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। सो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो इम्यूनिटी बेबी को थ्रू दी प्लेसेंटा मदर से मिलती है दैट इज दी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। और जो डायरेक्टली इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं हम दैट इज दी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्लियर? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। सो एक्टिव इम्यूनिटी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी। Okay, so the next question is,
The menstrual hygiene scheme MHS was implemented for adolescent girl in the age group of. सो menstrual hygiene scheme जो implement करी गई थी कौन सी एज ग्रुप के लिए थी? 10 to 22 years, 10 to 19 years, 16 to 19 years और 15 to 19 years. So the answer of this question is option B, 10 to 19 years. So मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको इंट्रोड्यूस करा था. ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम को ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, किसने लॉन्च करा था इसको? सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. सो दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड for the promotion of the menstrual hygiene among the adolescent girls in age group of 10 to 20 years. So कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर स्कीम लॉन्च हुई है और बेनिफिशरीज क्या कौन है उस स्कीम के, मीन्स के कौन से एज ग्रुप के लिए है एंड क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए. ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं. सो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम के? टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द एडोलेसेंट गर्ल ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन. एंड सेकेंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है डेट इज टू इंक्रीज द असेस एंड यूज ऑफ द हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन्स टू द एडोलेसेंट गर्ल इन रूरल एरियाज. And the third objective of this scheme is to ensure the safe disposal of the sanitary napkins in environmentally friendly manner. So this scheme was launched for the age group of 10 to 19 year adolescent girls. So the answer of this question is option B. Okay, so let's move to the next question. So next question is, all of the following infections are transmitted by fecal-oral route except. So the options are hepatitis A, hepatitis B, diarrhea, poliomyelitis. आपको पता ही होगा डायरिया fecal-oral में आएगा, poliomyelitis fecal-oral route से स्प्रेड होती है. देन जो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय fecal-oral route. जो बचा ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी. सो हेपेटाइटिस बी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है दैट इज द पेरेंट्रल. ओके, आईवी ड्रग यूजर जो होते हैं उनमें से मोस्ट कॉमन ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इनका. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. बाकी जो सारी इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस ए, डायरिया, पोलियोमेलाइटिस, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दीज इन्फेक्शन इज द fecal-oral route. Okay, so the correct option is option B. Let's move to the next question. Next question is, the most effective drug used to treat the carrier of diphtheria. So carrier क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो. सो कैरियर की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो कौन सी ड्रग मोस्ट इफेक्टिव है टू ट्रीट द कैरियर ऑफ डिप्थीरिया? सो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अरिथ्रोमाइसिन. So erythromycin and penicillin both are recommended, but some studies suggested that erythromycin may be better at the eradication of the carrier stage of the diphtheria. So the right answer of this question will be erythromycin, option B. Okay, so next question is, which of the following disease condition is a major cause of mitral insufficiency and stenosis? So options are diarrhea, rheumatic fever, typhoid and malaria. So answer of this question is option B, rheumatic fever. So rheumatic fever कौन cause करता है? This is caused by beta hemolytic streptococci. Okay. So the most common cause of mitral stenosis is the rheumatic fever, which is a complication of the sore throat. Okay. So this infection can cause the scar of the mitral valve. So scarring of the mitral valve leads to the narrowing of the valve, and rheumatic fever is still common in the developing countries. So the answer of this question is option B, rheumatic fevers. Okay. So scarring की वजह से क्या होता है? mitral stenosis हो जाती है, narrowing हो जाती है, mitral valve insufficiency हो सकती है. So rheumatic heart disease सुना ही होगा आपने. Okay, so let's move to the next question. So the next question is, okay, this question is for you. Okay, so levels of prevention मैंने किसी previous video में discuss करे थे. What is primordial, what is primary, secondary, tertiary. Examples के साथ किसी video में मैंने explain करे थे ये सारे level of prevention.
सो मस्ट वॉच दैट वीडियो. सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन. सो जो आप मॉनिटरिंग करते हो ब्लड प्रेशर की, बीपी चेक करते हो, वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है? प्राइमोडियल में आएगा, प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी होगा, या टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा? So post your answer in a comment section. So I'll post the right answer of this question within 24 hours. Okay. Okay. So next question is, the National Adolescent Health Program was launched in year of. National Adolescent Health Program कौन से year में इसको launch करा गया था? So the right answer of this question is 2014. Option A. So in order to ensure the holistic development of adolescent population, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य का कार्यक्रम. ओके. सो इसको लॉन्च कराया गया था जनवरी 2014 में. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 2014 नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम. ओके. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियो इज, द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य का कार्यक्रम, जिसको अभी हमने ऊपर डिस्कस करा, हैज अ फॉलोइंग 6 प्रायोरिटीज. 6 प्रायोरिटीज एरिया थे इसके, एक्सेप्ट. सो कौन सा प्रायोरिटी एरिया नहीं था इस स्कीम का, वो आपने आंसर करना है. सो ऑप्शन दिए हुए हैं, इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, एनेबल द सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन एड्रेस द कंडीशंस फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज, एंड ऑप्शन डी इज प्रिवेंट द इंजरीज एंड वायलेंस. सो यहाँ पे मैंने इंक्लूड करे हैं यहाँ पे 6 प्रायोरिटी एरियाज जो थे इस प्रोग्राम के अंडर. सो इम्प्रूव न्यूट्रिशन. ओके. सो ये तो है. सो नेक्स्ट है एनेबल सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो दिस इज राइट. ओके. ये भी कंपोनेंट है, इसका प्रायोरिटी एरिया है. सो नेक्स्ट है एनहांस द मेंटल हेल्थ, देन प्रिवेंट द इंजरीज एंड वायलेंस. सो दिस इज ऑल्सो द कंपोनेंट और प्रायोरिटी एरिया. सो नेक्स्ट है प्रिवेंट द substance misuse and address the conditions for the non-communicable diseases. So यहाँ पे कहीं पे भी communicable diseases का कुछ mention नहीं है. So यही आपसे पूछा था कि except कौन सा नहीं है priority area. So the right answer of this question will be option C, address the conditions for communicable diseases. Okay, so that's all about today's video. So I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी. So अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी देन आप लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो. इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो एंड आप अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो. Okay, so with this I'm ending this video. So we'll see you in the next video very soon. So stay tuned with Nursing Scoop and thank you so much for watching this time.